हादसे के बाद सड़क पर उतरे योगी के मंत्री। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस और टैंकर के बीच हुई टक्कर में 18 लोगों की मौत हो गई और 19 लोग घायल हो गए। इस हादसे की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस बस में इतने यात्री सवार थे उसका इंश्योरेंस तक नहीं हुआ था और न ही बस का फिटनेस सर्टिफिकेट था, जिसके बाद अब सरकार की नींद टूटी है। यूपी में परिवहन मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने आजमगढ़ में औचक निरीक्षण किया, जिसमें जांच के बाद कई बसों की सीज किया गया। विमल यादव मर्डर केस के मुख्य आरोपित की हत्या। अररिया के रानीगंज में पिछले साल 2023 में हुए पत्रकार विमल यादव हत्याकांड के मुख्य आरोपित भवेश यादव 40 वर्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके साथ बाइक पर सवार उसका एक साथी भी गोली लगने से घायल हुआ है। उसका इलाज पटना में चल रहा है। घटना बीते बुधवार 10 जुलाई रात की है। हत्या के बाद से पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। मेट्रो में भी 4 महीने पहले टिकट करा पाएंगे बुक। दिल्ली मेट्रो के यात्री भारतीय रेल से संबद्ध IRCTC की वेबसाइट और ऐप के माध्यम से ट्रेन की तरह मेट्रो टिकट भी 4 माह पूर्व बुक करा पाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लगातार यात्रियों को बेहतर सुविधा और सहूलियत देने के लिए प्रयासरत रहा है, ताकि लोगों को यात्रा टिकट की बुक से लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचने तक सुखद अनुभव की अनुभूति हो सके और वे बिना किसी परेशानी की यात्रा कर सकें। इसी कड़ी में DMRC यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो की टिकट बुक करने का एक और विकल्प उपलब्ध करवाने जा रही है। भारत सरकार के एक भारत एक टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए DMRC और रेलवे सूचना केंद्र प्रणाली ने यह समझौता किया है। रील बनाने की मस्ती ने ले ली 2 छात्रों की जान। नागपुर में एक एक्सीडेंट का चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कार सवार 2 छात्रों की मौत हो गई। इनकी उम्र 19-20 साल है। इस कार में 5 स्टूडेंट्स सवार थे। दुर्घटना इतना जबरदस्त था कि 2 छात्रों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सभी एक अन्य मित्र की जन्मदिन पार्टी मनाकर आ रहे थे। ये दुर्घटना आधी रात को 2:30 पर हुई है। शंभू बॉर्डर खोले जाने के आदेश पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर करीब 5 महीने से किसान डेरा डाले हुए हैं। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को दोनों राज्यों के सरकार को 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की प्रतिक्रिया आई है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने एक X पर पोस्ट कर लिखा है, मैं शंभू बॉर्डर से पंजाब और हरियाणा सरकार को बैरिकेड हटाने के आदेश को लेकर हाई कोर्ट की सराहना करता हूं। किसानों की ओर से सड़कें नहीं रोकी गई थी, बल्कि उन्हें हरियाणा सरकार ने आगे जाने से रोका था। शांतिपूर्ण विरोध हर नागरिक का कानूनी अधिकार है और हमारे किसानों को दिल्ली जाकर सरकार के खिलाफ अपनी राय रखने का अधिकार है। डिजिटल हाजिरी पर क्यों मचा है हंगामा। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी, उच्चतर और कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों व स्कूल में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की डिजिटल हाजिरी शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश भर में शिक्षकों के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया जा रहा है। पहले दिन से ही कई शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी नहीं लगाई, तो कहीं वो काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करते दिख रहे हैं। शिक्षक संगठन प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उनका मानना है कि ये आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इस आदेश के तहत इन शिक्षकों को सुबह 7:45 से 8 बजे तक हाजिरी लगाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद इसमें आधा घंटे यानी 8:30 तक की छूट दे दी गई। पीएम मोदी संग नीति आयोग की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों की बैठक शुरू हो गई है। 23 जुलाई को मोदी सरकार 3.0 का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पेश करेंगी। इस बजट को लेकर यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी सिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। वो आगामी केंद्रीय बजट के लिए उन्हें विचार और सुझाव लेंगे। इस मीटिंग में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भागीदारी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल हैं।
जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने गुरुवार 11 जुलाई को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने आतंकी हमले और नीट मामले को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति नहीं है। क्या यहाँ हालात 1996 से भी बदतर हैं? अगर हाँ, तो उन्हें चुनाव नहीं कराने चाहिए। अगर वे इन हमलावर ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं तो चुनाव ना कराएं। अगर आपको हमारे सशस्त्र बलों और पुलिस की श्रेष्ठता साबित करने के बजाय उग्रवाद की सर्वोच्चता साबित करनी है तो चुनाव ना कराएं। सैमसंग में हड़ताल शुरू। दुनिया की दिग्गज स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निर्माता कंपनी सैमसंग में बड़ी हड़ताल शुरू हुई है। दक्षिण कोरिया में लगभग 31,000 कर्मचारी एक साथ बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी यूनियन ने इस हड़ताल का आह्वान किया। इससे पहले कर्मचारियों ने 3 दिन की आंशिक हड़ताल का आह्वान किया था। मांग पूरी न होने से उन्होंने लंबी स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया है। सैमसंग की इस हड़ताल से पूरी दुनिया में बुरा असर पड़ सकता है। भारत के बजट पर विदेशी नजरें। भारत सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट इस 23 जुलाई को प्रस्तुत करेगी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार वित्त मंत्री के तौर पर देश का बजट संसद के पटल पर रखेंगी। भारत के बजट पर सिर्फ देश के आर्थिक संस्थानों और वित्तीय जानकारों को ही नहीं बल्कि विदेशी इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट भी नजरें बनाए हुए हैं। मोदी 3.0 सरकार के 23 जुलाई को आने वाले बजट को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने बुधवार को एक रिपोर्ट निकाली है। मॉर्गन स्टैनली ने यह अनुमान दिया है कि बजट में 2047 तक के विकसित भारत के लिए खाका और राजकोषीय मजबूती के लिए योजना पेश की जा सकती है। 10 देशों में बुलेट की रफ्तार से बढ़ेगी मुस्लिम आबादी। मुस्लिम पॉपुलेशन पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला इस्लाम धर्म आगे भी आने वाले समय में काफी तेजी से बढ़ेगा। फोर्ब्स की रिपोर्ट में भी साल 2050 तक मुस्लिम आबादी सबसे तेज बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। जनसंख्या पर रिपोर्ट जारी करने वाली संस्थाओं के मुताबिक साल 2050 तक दुनिया भर में मुस्लिम आबादी क्रिश्चियन के बराबर हो जाएगी। इस लेख में हम उन 10 देशों की चर्चा करेंगे जहाँ पर सबसे तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ने वाली है। ये 10 देश हैं इंडोनेशिया, यमन, मिस्र, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नाइजर, इराक, पाकिस्तान, भारत, नाइजीरिया है। नाटो देशों को चीन का स्पष्ट संदेश। चीन इस सप्ताह नाटो की पूर्वी सीमा पर स्थित बेलारूस के साथ सैन्य अभ्यास कर रहा है। इसे बीजिंग और अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन के बीच बढ़ते तनाव के तौर पर देखा जा रहा है। रूस के सहयोगी बेलारूस की धरती पर चीन ऐसे समय में आतंकवाद विरोधी अभ्यास कर रहा है जब नाटो गठबंधन का वाशिंगटन में शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि शिखर सम्मेलन के समय इस तरह का सैन्य अभ्यास करके बीजिंग नाटो गठबंधन को चेतावनी दे रहा है। चीन और बेलारूस के बीच पहले भी सैन्य अभ्यास हो चुके हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहला सैन्य अभ्यास है। अजीत डोभाल से हाथ मिलाएंगे चीनी विदेश मंत्री। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी तनाव के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ काम करने की इच्छा जताई है। चीनी विदेश मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में सीमावर्ती इलाकों में जमीनी स्थिति से जुड़े मुद्दों को ठीक करने की बात कही है। इसके साथ ही अजीत डोभाल को फिर से भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा प्रश्न के लिए विशेष प्रतिनिधि के रूप में पुनर्नियुक्ति पर बधाई दी है। वांग यी ने कहा, चीन और भारत का रिश्ता द्विपक्षीय सीमाओं से परे है जो वैश्विक महत्व को बढ़ावा देता है। पीएम मोदी रुकवा सकते हैं रूस यूक्रेन युद्ध। राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पीएम मोदी जब रूस गए तो अमेरिका ने चिंता जाहिर की थी। उसने ये भी कहा था कि अमेरिका पीएम मोदी के बयानों पर नजर रखेगा, लेकिन अब अमेरिका भारत की ताकत को पहचान चुका है। उसने माना है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को केवल भारत ही रुकवा सकता है। अमेरिका ने माना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका ने बुधवार को बयान जारी कर कहा, रूस के साथ भारत के पास वो क्षमता है जिसके चलते वह व्लादिमीर पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए मना सकता है। अमेरिका ने यह बयान मोदी की 2 दिवसीय रूस यात्रा के ठीक बाद दिया है। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष से भेजा पहला मैसेज। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में फंसे हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इस बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल के जरिए
स्पेस में गई थी, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में कुछ तकनीकी खराबी के बाद अभी तक नहीं आई हैं। तकनीकी खराबी के चलते बार बार उनके लौटने की तारीखों को बदला जा रहा है। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर दोनों अंतरिक्ष यात्री 5 जून को रवाना हुए थे। इनका मिशन भी केवल 7 दिन का ही था, लेकिन अब 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अब सुनीता और बुच ने बुधवार को विश्वास जताया है कि बोइंग का स्पेस कैप्सूल खराबी के बावजूद उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर पहुंचा देगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में उन्होंने खराबी के बावजूद जल्द वापस आने की उम्मीद जताई है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।